नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अध्ययन करेंगे जिसका नाम है चिंतन। अर्थात चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी न किसी हमारे सामने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें उस समाधान के लिए सोचने समझने की आवश्यकता होती है और तथा वह सोचने समझने की जो योग्यता होती है वो ही चिंतन कहलाती है। अर्थात हमारी जैसी समस्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी बात सोचते हैं उसके समाधान के लिए वो हम चिंतन के द्वारा ही सोचते हैं। तो इसमें कागन हेमेन के अनुसार परिभाषा दी है कि प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्तियों, नियमों, मानसिक जोड़ तोड़ आदि को चिंतन कहा जाता है। अर्थात हम किसी भी चीज़ की प्रतिमान धारण करते हैं, प्रतीक धारण करते हैं या फिर उसका कॉन्सेप्ट या नियम बनाते हैं और उनको आपस में सामंजस्य करके हम किसी भी समस्या को उसका समाधान करते हैं, वही चिंतन कहलाती है। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अर्थात हम मानसिक मस्तिष्क के द्वारा हम जो भी कार्य जानते हैं उनके द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं, वो ही ज्ञानात्मक पहलू माना है। वैलेंटाइन के अनुसार जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य व उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं, वही चिंतन कहलाता है। अर्थात हम किसी भी कार्य को श्रृंखलाबद्ध क्रम वाइज अध्ययन करते हैं और उसको हम लक्ष्य और उद्देश्य की ओर पढ़ते हैं, वही चिंतन कहलाता है। अब देखिए इसमें चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की विशेषताओं को, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। चिंतन कैसी है? मानसिक प्रक्रिया है तथा जिसके भी सामने समस्या उत्पन्न होती है वह उनमें पाई जाती है। चिंतन सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। अर्थात हमारे सामने जो भी लक्ष्य होता है उससे संबंधित हम चिंतन करते हैं। चिंतन के मूल तत्व मानसिक प्रतिमा, तर्कणा, निर्णयन व समस्या समाधान से संबंधित होते हैं। चिंतन में हमेशा संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रति सम्मिलित रहता है। चिंतन में गति अनुभव शामिल होता है। अब देखिए चिंतन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे अनुभव की होती है। अर्थात उससे संबंधित हम पहले कभी समस्या का समाधान कर चुके हैं तो हमारी चिंतन की जो शक्ति है वो अधिक महत्वपूर्ण होगी और हमारा जो अनुभव है वो हमारी नई समस्या में सहायता अधिक करेगा। तो इसमें हमारा जो गत अनुभव है वो शामिल रहता है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाह्य प्रकट व्यवहार से अनुमान लगाया जाता है। यह चिंतन क्या है? एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हमारे बाहरी स्वरूप में जो परिवर्तन होता है या फिर उससे संबंधित कोई भी समस्या आने वाली है उसके सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर विकसित हो जाती है। चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारी कोई भी समस्या उत्पन्न होती है उससे संबंधित चिंतन का प्रारंभ होता है। अब देखिए चिंतन की प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है। चिंतन की प्रक्रिया में प्रतीकों व प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ होता है। अर्थात प्रतीक एवं प्रतिमाओं का ये मानसिक जोड़ होता है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। अर्थात कोई भी अगर हमारे सामने समस्या आती है तो चिंतन के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाता है। जो उद्दीपक और उसके प्रति की गई अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य में होने वाली प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य होने वाली प्रक्रिया। चिंतन समस्या समाधान से संबंधित प्रक्रिया है। चिंतन हमारी समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसके बाद चिंतन के प्रकार, अर्थात चिंतन किस किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला प्रकार है स्वलीय चिंतन।
यह चिंतन जिसमें व्यक्ति काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, अर्थात काल्पनिक विचारों में ज़्यादा मग्न रहता है, जैसे स्वप्न का आना, दिवा स्वप्न देखना, कल्पना करना, ऐसा चिंतन स्वलीय चिंतन कहलाता है। यथार्थवादी चिंतन, इसका संबंध वास्तविकता से होता है और समस्या का समाधान नियत होता है। जैसे गाड़ी के बंद हो जाने पर एक हमारे सामने समस्या हो गई और सोचना पड़ता है कि यह किस कारण से बंद हुई है, इसमें क्या कमी हो सकती है, उससे संबंधित अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो वो कैसा चिंतन कहलाएगा? यथार्थवादी चिंतन कहलाएगा। और ऐसा चिंतन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ऐसा चिंतन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी नहीं है, अपसारी चिंतन है। यह निगमनात्मक चिंतन होता है, चिंतन भी कहलाता है। इसमें दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालने में बालक कोशिश करता है। जैसे बालक की अगर वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि उसकी क्या होगी? यह हमारा चिंतन क्या है? अभिसारी चिंतन। और इसके बाद दूसरा होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन में यह आगमनात्मक चिंतन होता है तथा यह अपसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। इस चिंतन में व्यक्ति द्वारा दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर, अर्थात कोई भी अगर तथ्य उसको दिए जाते हैं उसमें किसी न किसी का वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार वो बदलाव करता है और उस बदलाव के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके बाद आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में किसी वस्तु या घटना के गुण दोष की समीक्षा करना, आलोचना करना, ये आलोचनात्मक चिंतन होता है। अर्थात हम किसी भी व्यक्ति के गुणों को देखते हैं, अर्थात अवगुणों को देखते हैं, वही हमारा आलोचनात्मक चिंतन होता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है चिंतन के मूल तत्व। चिंतन के मूल तत्व, पहला है मानसिक प्रतिमा, दूसरा है तर्कना। अनुभूति की कुछ विशेषताओं को मानसिक रूप से अलग करना ही मानसिक प्रतिमा कहलाती है। अर्थात जो हमारे अनुभूति महसूस करते हैं उनको हमारे मस्तिष्क से अलग करना ही मानसिक प्रतिमा है। उसके बाद तर्कना। जेम्स ड्रेबर के अनुसार चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्कर्ष होता है तथा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। तर्कना क्या है? जेम्स ड्रेबर ने इसकी परिभाषा दी है, चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार तर्क के प्रमुख प्रकार, सबसे पहले निगमनात्मक तर्क, निगमन तर्क, आगमन तर्क, आलोचनात्मक तर्क, सादृश्यवाची तर्क। अब देखिए निगमन तर्क में क्या है कि पहले नियम और उसके बाद उदाहरण। इस तर्क में पहले ज्ञात नियमों के तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, धीर एक मनुष्य है, अतः धीर मरणशील है। इसमें क्या है कि पहले नियमों की जानकारी दी जाती है, उसके बाद में उदाहरण बताए जाते हैं कि पहले देखिए इसमें सभी मनुष्य मरणशील हैं, नियम हो गया, अतः धीर एक मनुष्य है, अर्थात इसका निष्कर्ष हुआ धीर एक मरणशील प्राणी है। आगमन तर्क, इसमें इस तर्क में व्यक्ति द्वारा दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसमें क्या है कि पहले उदाहरण फिर नियम बताए जाते हैं और अपनी ओर से क्रिएटिविटी इसमें दिखाकर नए नियमों का पालन किया जाता है। इसके बाद आलोचनात्मक तर्क, इसमें गुण दोष के आधार पर आलोचनात्मक तर्क सिखाया जाता है। इसके बाद सादृश्यवाची तर्क,
इसमें किसी की उपमा के आधार पर उसे उसके गुण एवं अवगुण को जोड़कर उसके ऊपर चिंतन किया जाता है, अर्थात उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तीसरा आता है निर्णयन। निर्णयन सेंट्रोक के अनुसार इसकी परिभाषा दी है, निर्णयन में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें से कुछ को चुन लिया जाता है। यह एक समस्या समाधान से संबंधित परिवार होता है, अर्थात इसमें क्या है कि हम कोई भी समस्या होती है उसमें सामूहिक रूप से प्रयास किया जाता है, उसमें विकल्पों को चुन लिया जाता है तथा एक समस्या के समाधान में संयुक्त रूप से प्रयास किया जाता है। चौथा है समस्या समाधान। समस्या समाधान यह एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। बेरान के अनुसार समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने तथा उसमें जोड़ने का प्रयास सम्मिलित होता है। अब चिंतन के विकास के उपाय। भाषा ज्ञान पर बंद, उत्तरदायित्व की पूर्ण भावना, सपना नहीं है ये, भावना। समस्या समाधान व वाद विवाद विधि का प्रयोग करना, विचार अभिव्यक्ति का अवसर देना। विचार अभिव्यक्ति का अवसर देना, खोजपूर्ण प्रश्नों को पूछना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को जागृत करना। इसके बाद चिंतन के सोपान। चिंतन किस प्रकार से कार्य करता है? सबसे पहले समस्या का आकलन करना, संबंधित तथ्यों का संकलन, निष्कर्ष पर पहुंचना, अर्थात सबसे पहले समस्या को जानना, उससे संबंधित ज्ञान को ग्रहण करना, उसके बाद समस्या से संबंधित जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों को एकत्रित करना, एकत्रित करके उनका एनालिसिस विश्लेषण करना, विश्लेषण करके उसके निष्कर्ष पर पहुंचना। अब देखिए, चिंतन में भाषा, सूत्र, डायग्राम, प्रत्यय, संकेत, प्रतिमा आदि का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है कि इन सभी का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा चिंतन प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली होती है। अब इसके बाद आता है तर्क। ये चिंतन से ही संबंधित है तर्क, कि हम कोई भी अगर चिंतन किसी भी प्रकार का कर रहे हैं, बिना तर्क के हम चिंतन नहीं कर सकते। उसके गुणों को भी देखते हैं, अवगुणों को भी देखते हैं, और तर्क के माध्यम से हम गुण अवगुणों का विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, गिरिश व अन्य के अनुसार तर्क फलदायक चिंतन की प्रक्रिया है। इसके सोपान मुख्य रूप से, अर्थात जो कार्य करने की प्रक्रिया है, सबसे पहले समस्या का होना इसमें जरूरी है, समस्या का उपस्थित होना, फिर उसके बाद समस्या को जानना, समस्या समाधान के उपाय सूचना, एक उपाय का चुनाव। अगर एक से अधिक हमने उसके उपाय सोच लिए हैं तो उसके बाद हम उसमें से किसी एक उपाय का चुनाव करेंगे, फिर उसके बाद कुछ उपायों का प्रयोग करना सीखेंगे। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको बताए तर्क के प्रकार, वो भी यहाँ पर तर्क के प्रकार हैं। जैसे निगमन तर्क, नियमों के आधार पर पहले नियम, उसके बाद उदाहरण, उसके बाद आगमन तर्क, उसके बाद आलोचनात्मक तर्क, और उसके बाद सादृश्यवाची तर्क। ये 4 प्रकार तर्क के हैं। तो इस प्रकार से आज हमने तर्क एवं चिंतन से संबंधित अध्ययन किया है। इसको आप 1 से 2 बार फिर से दोबारा से देखना तथा महत्वपूर्ण बातों को नोट करना। अगली क्लास के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।